तो अकाउंट्स में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन वही क्वेश्चन है जहां से मैंने लास्ट क्लास में छुड़वाया था। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, तुम ध्यान से समझ लेना कि कौन सा क्वेश्चन है ना। बाकी तुम लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि लास्ट क्लास में मैंने कहां तक कराया था। जहां तक कराया था उससे आगे अब कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम्हें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ढूंढ लोगे। तो देखते हैं अब जरा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, और इन्होंने जेड को एडमिट करा है। किसको एडमिट करा है? जेड को। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। मालूम है ना कितनी ईयर्स परचेज दे दी? 3। कितने साल की ईयर्स परचेज दे दी है? 3 साल की, समझ रहे हो ना। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 5 सालों का। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है 5 सालों का। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years, और पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता कि पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो हम फटफट निकाल देते, है ना, बहुत ही आराम से निकाल देते। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट। तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का। कोई सी भी चीज अगर एबनॉर्मल लॉस होती है, ध्यान से सुनना, हालांकि तुम्हें फॉर्मूला भी मालूम है, हालांकि तुमने क्वेश्चंस भी करे हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी एक बात को सुन लो तो क्या जा रहा है। अगर मैं तुम्हें 1 या 2 बार ज्यादा रिपीट कर दूंगा तो उससे कोई नुकसान थोड़ी ना है, उससे कोई नुकसान थोड़ी ना है, फायदा ही है। जितना रिवाइज करोगे उतना कम है, उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको तो हम ऐड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको ऐड करते हैं, और अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो उसको लेस करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था और तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब जरा नीचे पहले मैं एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ता हूं, क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखी है। एक काम करें, सीधा टेबल बनाए। तुम्हें मालूम ही है वर्किंग नोट के अंदर एक टेबल बनानी होती है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की एक टेबल बनानी होती है। ठीक है, तो वर्किंग नोट डाल दो। वर्किंग नोट में लिखो नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब पार्टनरशिप के अंदर जितना प्रॉफिट हुआ था उसको कैलकुलेट करना है तुम्हें। ठीक है, तो फटाफट से एक टेबल बना लो, छोटी सी, बहुत ही बढ़िया टेबल है। एक कॉलम बनाना होता है ईयर का, जिस साल का वो प्रॉफिट होता है। एक कॉलम बनाना होता है प्रॉफिट का, जो क्वेश्चन ने दे रखा होगा, है ना। क्वेश्चन ने प्रॉफिट दे रखा होगा या फिर क्या दे रखा होगा? लॉस दे रखा होगा, है ना भाई। क्वेश्चन ने या तो प्रॉफिट दिया होगा या फिर क्वेश्चन ने क्या दिया होगा? लॉस दिया होगा। ठीक है, इसके अंदर मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस। देखो वोट पे मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है? ए एल। ए एल का मतलब है एबनॉर्मल लॉस। मैंने तुम्हें बताया था कि एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? फॉर्मूले में ऐड करते हैं। और अगर एबनॉर्मल गेन है, अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसको क्या करते हैं? माइनस। तो मैंने ए एल और ए जी लिखा है। ए एल का मतलब एबनॉर्मल लॉस और ए जी का मतलब एबनॉर्मल गेन। तुम अपने रजिस्टर में पूरा पूरा लिखना, कभी तुम भी शॉर्ट में ए एल और ए जी लिख दो,
किसी के भी रजिस्टर में मुझे AL और AG नहीं दिखना चाहिए, मुझे पूरा पूरा शब्द ही दिखना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तब जाके निकलता है हमारा इक्वल टू लिखना नॉर्मल, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, तब जाके निकलता है NP। NP का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट, ध्यान से सुनो। देखो अपनी बुक के अंदर देखो, पहला ईयर क्या है, 31 मार्च 2014। तुम देख सकते हो पहला ईयर क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च 2014। तो देखो और नीचे जरा देखो कहीं 2014 के प्रॉफिट या लॉस में कुछ है तो नहीं। फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट को पढ़ो, कौन से साल की दे रखी है, 2015 की। ध्यान से देखो नंबर 1 पॉइंट के अंदर देखो, क्या नंबर 1 पॉइंट के अंदर 2014 लिखा हुआ है, कहीं पर भी 2014 नहीं है, उसके अंदर 2015 लिखा हुआ है, तो इस एडजस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। नंबर 2 की पढ़ो, नंबर 2 के अंदर कहीं पर भी 2014 लिखा हुआ है, नंबर 2 की एडजस्टमेंट में 2016 लिखा हुआ है, मतलब कि 2014 की एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है। नंबर 3 की पढ़ो, नंबर 3 में देखो 2016 लिखा हुआ है ना, यानी कि 2014 के प्रॉफिट में और लॉस में कोई फर्क नहीं है ना। तो देखो कितना था भाई 2014 का, 90,000। और ध्यान से देखो 90,000 के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लॉस। 90,000 के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लॉस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90,000 प्रॉफिट नहीं है, ये 90,000 लॉस है। तो देखो इधर तो लिखना 2014 और प्रॉफिट में लिखो 90,000, क्योंकि ये लॉस है तो ब्रैकेट लगा देना, तुम्हें मालूम है ना लॉस का मतलब होता है नेगेटिव। लॉस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो तुम नेगेटिव को अगर ब्रैकेट लगाकर दिखाना चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट लगाकर दिखाना चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। तो मुझे बताओ 2014 में क्या कुछ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की टर्म थी, कुछ नहीं थी, है ना। देखो ना तो एबनॉर्मल लॉस था, जीरो, ना ही एबनॉर्मल गेन था, जीरो, तो सीधा नेट प्रॉफिट निकल आया ना। बताओ 90,000 लॉस ही तो आया, डायरेक्ट लिखो 90,000 का डायरेक्ट क्या आ गया, लॉस आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। ना तो 2014 में कोई एबनॉर्मल लॉस था और ना ही कोई एबनॉर्मल गेन था। ठीक है, ना तो कोई एबनॉर्मल लॉस था और ना ही कोई एबनॉर्मल गेन था, समझ रहे हो ना, ना कोई एबनॉर्मल लॉस ना ही कोई एबनॉर्मल गेन, इसलिए मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अब अगला प्रॉफिट देखते हैं। अगला प्रॉफिट है 2015 का और कितना है, 1,60,000। अगला प्रॉफिट है हमारा 2015 का और कितना है भाई, 1,60,000। अब जरा नीचे देखते हैं 2015 का कुछ प्रॉफिट में कमी तो नहीं है, जरा फर्स्ट पॉइंट को पढ़ो। मैं इधर बुक में पढ़ रहा हूं, तुम लोग अपनी बुक्स में पढ़ना। द फर्म हैड गेन प्रॉफिट from the sale of machinery sold in the year ended 31st March 2015। देखो आ गया 2015। ये कह रहा है कि 2015 में मैंने कोई मशीन बेची थी। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें 2-4 चीजें बता रखी हैं, जब भी कोई एसेट हम बेचते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, पेन वगैरह सब छोड़ दो, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आंखों से देखो और कानों से सुनो और बहुत ही ध्यान से। अगर ये बात मालूम है तब भी सुनो और नहीं है मालूम तब भी सुनो। जब भी कोई एसेट खरीदते हैं या जब भी कोई एसेट बेचते हैं तो ये एबनॉर्मल वाली बात होती है, क्योंकि एसेट को खरीदना या एसेट को बेचना ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है। बिजनेस एसेट को खरीदने का होता है, बेचने का होता है कुछ नहीं। एसेट को तो काम के लिए खरीदा जाता है, एसेट खरीदना है बेचने का खेल नहीं हो रहा है।
बिजनेस एसेट खरीदना बेचना नहीं है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये हमारा एबनॉर्मल है, ये हमारा एबनॉर्मल है। अब देखो गेन तो लिखा वही था, फर्स्ट पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़ो अपनी बुक में। अब द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ 50,000, 50,000 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 50,000 रुपए का क्या हुआ है, गेन हुआ है। और किस चीज से गेन हुआ है, मशीनरी को बेचने से। तो मुझे बताओ ये एबनॉर्मल गेन माना जाएगा या एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता दिया कि ये प्रॉफिट है, मतलब कि ये गेन है, तो ये एबनॉर्मल गेन माना जाएगा ना, क्योंकि एसेट को बेचने का मतलब है एबनॉर्मल। एसेट को खरीदना या एसेट को बेचना, दोनों ही बातें एबनॉर्मल होती हैं। एसेट को खरीदना या एसेट को बेचना, दोनों ही बातें क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। और गेन क्वेश्चन ने बता ही रखा है, तो ये एबनॉर्मल गेन है ना। पहले तो 2015 का प्रॉफिट लिखो। हाँ, क्वेश्चन ने 2015 का प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000। तो देखो इधर 2015 का प्रॉफिट 1,60,000। एबनॉर्मल लॉस तो कुछ है नहीं, जीरो ले लो भाई। एबनॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, जीरो ले लिया। लेकिन एबनॉर्मल गेन तो है, कितने का है, 50,000 का भाई, है ना। 50,000 माइनस करो। हाँ, 1,60,000 में से 50,000 माइनस होंगे तो इस साल का प्रॉफिट कितना निकलेगा, 1,10,000। कोई डाउट तो नहीं है ना प्रॉफिट निकालने में, बहुत ही सिंपल है। जब भी किसी भी एसेट को खरीदने की बात होती है या जब भी किसी एसेट को बेचने की बात होती है तो वो एबनॉर्मल होता है। अब चाहे वो फायदा हो चाहे वो नुकसान, ठीक है। अगला साल का प्रॉफिट देखते हैं, मतलब कि 2016 का। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट देखते हैं, मतलब कि 2016 का। देखो इसका प्रॉफिट है 1,50,000। अब जरा नीचे देख लेते हैं, कहीं 2016 में कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी। देखो नंबर 1 तो हो गई थी ना, तो नंबर 1 को तो अब देखना ही मत। अब नंबर 2 को देखना। नंबर 2 में देखो, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस। ये लो, इस बार तो क्वेश्चन ने डायरेक्ट खुद बता दिया, क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, और कौन से साल में है, 2016 में है। आगे लिखा हुआ है क्यों है। अब क्यों है क्यों नहीं है हमें क्या लेना। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया होता ना कि ये एबनॉर्मल लॉस है तो मैं आगे पढ़ता। अब जब हमें पहले ही पता चल गया है कि ये एबनॉर्मल लॉस है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है। मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस पार्ट के अंदर ये नहीं बताया जाता स्टार्टिंग में कि एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है तो मैं आगे पढ़ने की सिरदर्दी लेता। लेकिन अब मैं सेकंड पॉइंट में आगे क्यों पढ़ूं, ठीक है, आगे क्यों पढ़ूं जब पहले ही पता चल गया कि ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 2016 का प्रॉफिट है 1,50,000। 2016 1,50,000। क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, तुम्हें मालूम है एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड। ठीक है, और कितना ऐड करेंगे भाई, 20,000 ऐड करेंगे, है ना। एबनॉर्मल गेन इस बार कुछ नहीं है, -0। हाँ बताओ, 1,50,000 में 20,000 जोड़ दिए, ये तुम्हारा आ गया 1,70,000। कोई डाउट तो नहीं है ना। अगला प्रॉफिट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट है 2017। मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। एसेट को खरीदना, तुम सोच रहे होंगे मैं बीच में ही क्या बताने लग गया। अगला प्रॉफिट समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। एसेट को खरीदना या एसेट को बेचना,
एसेट को खरीदना या एसेट को बेचना, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। एसेट को मुझे बताओ, जब तुमने खरीदा, खरीदा तो खर्चा हुआ या फायदा हुआ? जब तुम किसी से एसेट खरीदते हो तो एसेट तो तुम्हें मिल जाती है, लेकिन क्या चला जाता है, पैसा चला जाता है, खर्चा है ये। एसेट को खरीदना क्या कहलाता है, खर्चा। और मैंने बताया था खर्चा मतलब लॉस, खर्चा मतलब लॉस। कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ गई? कौन सा लॉस भाई, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब अगला प्रॉफिट पढ़ेंगे। कुछ बातें याद हो गई ना अब तुम्हें, कि एसेट को खरीदना मतलब एबनॉर्मल लॉस, एसेट को खरीदना या बेचना एबनॉर्मल। खरीदोगे तो लॉस होगा, बेचोगे तो फायदा होगा। फिलहाल ध्यान रखो, खरीदना, खरीदना मतलब खर्चा और खर्चा मतलब लॉस। ठीक है, अब जरा 2017 पर गौर करो। 2017 का प्रॉफिट दे रखा है 65,000, 65,000। 2017 का प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 65,000। ठीक है, हाँ अब जरा आगे देखते हैं, मतलब कि एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो, देखो। ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड। ओवरहोलिंग पर अंडरलाइन करो। पहले तो तुम ये शब्द समझ रहे होंगे यार ये क्या चीज है, ओवरहोलिंग। मुझे बताओ, पुराना कंप्यूटर खरीदा, चल नहीं रहा था, पुराना था, चल नहीं रहा था, मरम्मत करवाओगे ना, रिपेयर कराओगे, खर्चा कराना पड़ेगा ना भाई। कंप्यूटर खरीद के लिया है, चल नहीं रहा, क्या करोगे, रखे रखोगे, नहीं, सही करवाओगे, रिपेयर कराओगे। रिपेयर कराने का जो खर्चा होता है ना, मरम्मत कराना, मरम्मत कराने का जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं ओवरहोलिंग। तो ओवरहोलिंग पर अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करके ना मेरे कहने से जिसे पता है वो भी लिखो, और जिन्हें नहीं पता वो तो लिखेंगी। हिंदी में लिखो मरम्मत कराना, या तो ये वाला शब्द लिख लो मरम्मत कराना, या फिर एक और लिख लो ठीक करवाना। कहते नहीं यार इसको ठीक करवा ले, चल नहीं रहा, वही चीज। तो मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, सेकेंड हैंड मशीनरी। इसने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, पुरानी होगी, सेकेंड हैंड मशीनरी है तो भाई पुरानी ही होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो इसने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उस पर क्या कराई, मरम्मत कराई, और उसकी कॉस्ट दे रखी है। कब खरीदी ये भी बताया है। पेन को छोड़ दो, अभी कम से कम 3-4 मिनट तक मेरी बातों को सुनते रहो, अभी नहीं लिखवाने वाला। ध्यान रखना, तुम सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन इतना आसान था, मैंने होमवर्क में क्यों नहीं दिया। अभी तक तो पुराना काम चल रहा था इस क्वेश्चन में, असली काम इस क्वेश्चन का तीसरे पार्ट में ही है। इसकी तीसरी एडजस्टमेंट पर स्टार बना लो। तीसरी एडजस्टमेंट इतनी दमदार है कि पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगी, पूरा का पूरा, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी एडजस्टमेंट इतनी दमदार है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसकी वजह से। तो तीसरी एडजस्टमेंट पर स्टार बना लो, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। इसने कोई पुरानी मशीन खरीदी और उस पर क्या कराई, मरम्मत कराई। बात समझ में आ रही है? अब आगे पढ़ते हैं। देखो अपनी बुक पर फोकस करना। ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016। कौन सी तारीख को खरीदी थी, 1 जुलाई 2016 को। मुझे बताओ मैं कौन से साल का प्रॉफिट लिखने वाला हूं यहां पर। अब देखो बोर्ड पे, 2016 के बाद 2017, 2017 का प्रॉफिट लिखने वाला हूं ना। लेकिन इसने ये मशीनरी कब खरीदी, 1 जुलाई 2016 को। ठीक है, अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। मुझे बताओ जब 1 लाख रुपए की मशीन, जल्दी से मुझे सोच समझ कर बताओ, 1 लाख रुपए की इसने ये जो मशीन खरीदी है, खर्चा हुआ या फायदा हुआ? अभी अभी मैंने समझाया था
एसेट को खरीदने पर खर्चा होता है, और खर्चा मतलब लॉस, और कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। एसेट को खरीदना खर्चा क्यों है? सबसे बड़ी बात, एसेट को खरीदना इसलिए एसेट को तो छोड़ो, किसी भी चीज को खरीदना खर्चा है। मैंने मार्कर खरीदा, खर्चा हो गया। मैंने शर्ट खरीदी, खर्चा हो गया। तुमने एक बुक खरीदी, खर्चा हो गया। भाई किसी भी चीज को खरीदना खर्चा है, लेकिन एसेट को खरीदना खर्चा तो है, लेकिन कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा आगे देखो, 1,00,000 रुपए का खर्चा हो गया। आगे देखते हैं, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, और इसने इसको किससे काट दिया? रिपेयर अकाउंट से। खैर जिससे भी काटे, हमें तो एक बात पता चल गई कि ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। इस बात में डाउट तो नहीं है? इस बात में जरा सा भी डाउट तो नहीं है कि ये एबनॉर्मल लॉस क्यों है? भाई एसेट रोजो रोज खरीदी जाती है क्या? क्या तुम इस चीज का धंधा कर रहे हो कि एसेट को खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो? धंधा ये नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। कंप्यूटर खरीद रहे हो काम के लिए, क्या कंप्यूटर का काम मान लो मैं अपनी ट्यूशन पढ़ाता हूं बच्चों को, मुझे काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए, क्या मैं लैपटॉप खरीदता बेचता रहता हूं हर रोज? नहीं, काम तो मेरा ये है ट्यूशन पढ़ाना। लैपटॉप तो मैंने हेल्प के लिए यूज करा है। लैपटॉप को खरीदना एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन मार्कर को खरीदना एबनॉर्मल लॉस नहीं है मेरा। ठीक है, ये सिर्फ लॉस है, वो भी नॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि ये मेरे बिजनेस का पार्ट है। हर महीने भर में मैं खरीदता रहता हूँ, इंक खरीदता रहता हूँ, समझ रहे हो ना? तो जो खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए बार बार किए जाते रहते हैं, हर 2 दिन बाद, हर महीने बाद, हर साल, वो तो होते हैं नॉर्मल। और जो 5 साल में, 10 साल में, ये साल में एक आध बार किए जाते हैं, वो होते हैं एबनॉर्मल। और एसेट को रोज रोज तो खरीदा नहीं जाता, वो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया है ना? अब जरा आगे देखो, बोर्ड पे देखना। एक छोटी सी मुझे बात बतानी है, मुझे थोड़ा सा ना अलग से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कुछ कैलकुलेशन। तो मैं उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ना इतना रब करूंगा, इतना पार्ट। तुम लोग अपने रजिस्टर में ऐसा मत करना, मैं यहां तक का रब कर दूंगा 2015 तक के प्रॉफिट का, और मैं नंबर 2 लिखूंगा। तुम क्या करना, तुम इस टेबल को ना थोड़ा बड़ा कर दो, इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर दो। बड़ा करने के बाद मैं बता देता हूं कितना बड़ा करो। 4 या 5 लाइनें छोड़ दो बस इस टेबल के लिए, 4 या 5 लाइनें छोड़ दो। और 4 या 5 लाइनें छोड़ने के बाद वर्किंग नोट ही चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना, हमारा वर्किंग नोट ही चल रहा है। तुम सोचोगे मैंने उधर नॉर्मल प्रॉफिट रख क्यों नहीं करे? ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड भी तो करूंगा एंड में, मुझे दोबारा पूछने पड़ेंगे फिर तुमसे, और तुम मुझे बताओगे नहीं, इसलिए मैंने नॉर्मल प्रॉफिट उधर छोड़ दिया ना। इस टेबल के लिए कम से कम कितनी लाइनें छोड़ दो? 4 या 5 से काम चल जाएगा बस, है ना? या तो 4 लाइनें छोड़ दो इस टेबल के लिए, या फिर 5 लाइनें। अभी ये टेबल अधूरी है। अब वर्किंग नोट के अंदर ही चल रहा है, नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो। ठीक है, अब तुम कहोगे कि नंबर 2 में मैं बीच में क्या कराने लग गया? ध्यान से सुनो। एसेट खरीदी, कितने रुपए की खरीदी? 1,00,000 की खरीदी। किस साल खरीदी? 2016 में। किस साल खरीदी? 2016 में। देखो बोर्ड पे, एसेट को खरीदना मतलब एबनॉर्मल लॉस, और कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का। क्यों? ब्रैकेट में लिखो क्यों, क्योंकि लिखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी, इसीलिए तो। बोर्ड पे देखना, अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो बाद में लिख लेना। पहले मेरी बात को सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। मशीनरी को तुमने खरीदा था, पुरानी मशीनरी को, उस पर रिपेयर वगैरह करवाया, कितने रुपए की कॉस्ट आई? 1,00,000 रुपए की।
1,00,000 रुपए का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, किसी भी एसेट को खरीदना एबनॉर्मल लॉस होता है। किस साल करा ये काम, 1 जुलाई 2016 में। ध्यान रखना ईयर, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं इस ट्रांसैक्शन में 90% बच्चे गलती कर देंगे, इसलिए मैं इस ट्रांसैक्शन पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। ये 2016 का एबनॉर्मल लॉस नहीं है। तुम सोच रहे होंगे 1 जुलाई 2016 को खरीदिए तो 1 जुलाई 2016 का एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा, नहीं 1 जुलाई 2016 का एबनॉर्मल लॉस नहीं माना जाएगा। ये एबनॉर्मल लॉस अभी माना जाएगा, बताऊंगा। देखो जरा, पहले आगे पढ़ो। मुझे बताओ मशीनरी की कॉस्ट कितने रुपए की थी, 1,00,000 रुपए की, इसलिए 1,00,000 रुपए का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। समझ में आई बात। अब जरा आगे पढ़ो। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हर साल इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। हर साल इस पर क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कितना परसेंट, 20%। अब जरा बोर्ड पे देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट की तुमने मशीन खरीदी थी, लेकिन 2016 का एंड हो गया। 2016 का क्या हो गया, एंड हो गया। क्या अभी भी मशीन की वैल्यू, क्या अभी भी मशीन की वैल्यू 1,00,000 होगी क्या, नहीं 1,00,000 नहीं हो सकती। देखते हैं कितनी कम हो गई। लिखो लेस डेप्रिसिएशन। बोर्ड पे देखो, 2 मिनट के लिए बस। 1,00,000 पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा, 20%। बताओ ऐसे ही निकालोगे ना, 1,00,000 पर 20% का डेप्रिसिएशन लगा, और साथ ही साथ कितने महीने का लगेगा मुझे बताओ। 1 जुलाई को खरीदी है तुमने मशीन, कब खरीदी है, 1 जुलाई को, और क्लोजिंग कब हो रही है, जरा प्रॉफिट चेक करो फटाफट से। चारों पांचों प्रॉफिट कितनी तारीख को दे रखे हैं, 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च। हर प्रॉफिट कौन सी तारीख का दे रखा है, 31 मार्च। मतलब क्लोजिंग कब होती है, 31 मार्च को। मुझे बताओ 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, क्या पूरे 12 महीने, नहीं सिर्फ और सिर्फ 9 महीने हैं। तो डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का। हाँ, कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा ये आएगा 15,000। ये कॉस्ट में थोड़ी और आगे लिख रहा हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी रह गई एसेट की, 1,00,000 में से 15,000 गए, 85,000, 85,000 रुपए की इसकी क्या रह गई है, कॉस्ट रह गई है। समझ में आई बात। ध्यान से सुनो मेरी बात को। तुमने 1 जुलाई 2016 में खरीदी तो थी मशीन, 1 जुलाई 2016 में मशीन खरीदी थी। कितने रुपए की खरीदी थी, 1,00,000 रुपए की। ध्यान से सुनो, 1 जुलाई 2016 में मशीन खरीदी, 1,00,000 रुपए की खरीदी, एबनॉर्मल लॉस हो गया 1,00,000 का। लेकिन साल का एंड होते होते उस पर 20% का डेप्रिसिएशन लगा। अब लॉस कितना बचा है, 85,000 का। 1,00,000 का लॉस नहीं, 85,000 का लॉस। लेकिन कौन से साल में, 2017 में। तुम कहोगे क्यों, मशीन तो 2016 में खरीदी है। बिल्कुल। मुझे बताओ मशीन 2016 में खरीदी है, क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च 2017 को। तुमने जुलाई 2016 में मशीन खरीदी है, क्या इसी दिन क्लोजिंग कर दोगे, आज ही के दिन क्लोजिंग कर दोगे, नहीं। क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च 2017। पीछे तो जाओगे नहीं, आगे जाते हैं। क्या 31 मार्च 2016 की तरफ जाओगे, पीछे जाओगे, नहीं आगे जाते हैं। समझ में आई बात। अब मुझे बताओ 2017 में एबनॉर्मल लॉस 1,00,000 का डालूं,
2017 में एबनॉर्मल लॉस 15,000 का डालूं या 2017 में एबनॉर्मल लॉस 85,000 का डालूं? 85,000 का। क्यों? मुझे बताओ, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, लेकिन क्या उसकी वैल्यू अभी भी 1 लाख रुपए है? नहीं। अब उसकी वैल्यू कितनी बची है? 85,000। जितनी कॉस्ट बची है ना, उतना ही खर्चा लगेगा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। हाँ, 2017 का प्रॉफिट देखकर बताओ टेबल से कितना है? 65,000। और तुम्हें मालूम है एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यहां पर 85,000 को ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन कुछ नहीं है। हाँ, कंप्लीट ये ऐड करके आएगा 1,50,000। एक बार ऐड करके देखना, 65 और 85 को, 65 और 85,000 को ऐड करके देखो, इतना ही आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये बातें जिस जिस बच्चे को समझ में आई है अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो मुझसे क्लास में पूछ सकते हो अगर इतना सा भी डाउट है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने तुम्हें कम से कम 100% समझाने की कोशिश करी है। अगर इतना करने पर भी समझ में नहीं आया वीडियो में, तो शायद ही मैं सामने समझा पाऊंगा। अगर वीडियो में इतना करने के बाद भी समझ में नहीं आता है, तो इससे ज्यादा मैं तुम्हें सामने नहीं समझा सकता फिर। ठीक है, अब लास्ट प्रॉफिट बचा हुआ है, उसे वो नोट कर देते हैं। उसके अंदर कुछ खास नहीं है। लास्ट प्रॉफिट है 2018 का, लिख दो। देखो इधर, 2018 कितना है प्रॉफिट? कितना है? 1,77,000, 1,77,000, है ना? 1,77,000। इसमें भी बच्चे गलती कर देंगे। वो सोचेंगे यार 2018 में तो नीचे कुछ नहीं दे रखा, ये तो बढ़िया है। 2018 का प्रॉफिट सीधा देखो, उठाओ और कॉपी कर दो और हो गया काम। इसमें गलती हो जाती है लास्ट वाले प्रॉफिट में। ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं डेप्रिसिएशन खर्चा होता है या फायदा? मालूम है ना क्या होता है डेप्रिसिएशन? 11 क्लास में तुमने खूब जाना है। तुम फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम। बताओ, एक साल में एक बार कम होती है, महीने में होती है, रोज होती है? भाई रोज होती है। ये मार्कर खरीदा तुमने, इसका इस्तेमाल रोज तो छोड़ो, सिर्फ 1 घंटे करा, 1 घंटे में इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। मार्केट से तुम मोबाइल फोन खरीदते हो, तुमने उस मोबाइल का इस्तेमाल 10 मिनट करा, क्या उसकी वैल्यू अब उतनी रही? कम हो गई वैल्यू, आधी हो गई वैल्यू, चाहे जितनी भी हुई चाहे जितनी भी वैल्यू रही हो, लेकिन कम तो हो गई है। पेंसिल खरीदी, यूज करी, उसकी वैल्यू कम हो गई है, घिस गई है वो। हर वो चीज जिसका तुम यूज करते हो उस पर डेप्रिसिएशन बार बार होता है, लगातार होता है, हर 1 सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, मुझे बताओ, एसेट इसीलिए तो खरीदी जाती है कि हम उसका क्या करें? यूज करें। खर्चा है ना, लेकिन ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान से सुनो, मार्कर का क्या काम है? बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड पर यूज करना। एबनॉर्मल है ये नॉर्मल लॉस है। भाई मार्कर और किस लिए खरीदा गया है? इसीलिए तो खरीदा गया है ताकि मैं यूज करूं इसे। यूज करना मतलब बिजनेस को चलाना। बिजनेस चल रहा है, यूज करता हूं मैं इसे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं, या चलो मैंने ये टीवी खरीदा, टीवी स्क्रीन खरीदी, टीवी स्क्रीन पर वीडियो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, लगातार चल रही है, लगातार इसका यूज हो रहा है। बताओ, इसीलिए तो खरीदा है, इसीलिए तो खरीदा है। कहने का मतलब ये, किसी भी एसेट पर जब कोई डेप्रिसिएशन आता है तो वो लॉस होता है, खर्चा होता है, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं होता, वो नॉर्मल ही होता है। क्यों? क्योंकि एसेट का यही तो काम होता है। देखो, एसेट को बेचना या खरीदना वो चीज अलग है, एसेट को यूज करना वो चीज अलग है। ठीक है, मुझे बताओ, जो एसेट तुमने अभी अभी खरीदी थी 2016 में, 1 जुलाई 2016 में, 2017 तक का तो तुमने उस पर लगा दिया डेप्रिसिएशन। अब 2018 यह है, क्या अब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? लगेगा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा। और कितना लगेगा वो देखते हैं, जरा बोर्ड पे देखो।
क्वेश्चन ने मेथड बता रखा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, याद है ना तुम्हें 11th क्लास की बात। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन उस पर लगता है जो वैल्यू आती है। मुझे बताओ नंबर 2 के अंदर देखकर बताओ, अपने वर्किंग नोट में, तुमने अपने वर्किंग नोट में नंबर 2 बना रखा है, नंबर 2 में देखकर बताओ कॉस्ट कितनी आई थी 85,000 एंड में। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कॉस्ट कितनी आई थी 85,000। इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, और लगेगा कितना 20% ही लगेगा। लगा दो 20 अपॉन में 100। हाँ कितना आ गया भैया, ये आएगा तुम्हारा 17,000। 17,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया, और ये डेप्रिसिएशन कर दो माइनस। क्यों? क्योंकि खर्चा है। हाँ माइनस करके बताना भाई। 1,70,000, 70 कह रहा हूं, 1,60,000 आएगा। तुम सोच रहे होंगे डेप्रिसिएशन तो खर्चा है, खर्चा मतलब लॉस, तो इस लॉस को माइनस क्यों कर दिया? एबनॉर्मल लॉस को तो ऐड करते हैं, ध्यान रखना एबनॉर्मल को, नॉर्मल को नहीं। डेप्रिसिएशन एबनॉर्मल नहीं होता है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल होता है। लिख लो चलो, अगर सारी बातें भूल रहे हो जितनी भी मैंने समझाई है कोई बात नहीं, अपने रजिस्टर के ऊपर पेज पर लिखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, नॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल को ऐड किया जाता है, नॉर्मल को तो माइनस ही किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखो, लिख लो ये भी चलो। नॉर्मल लॉस को माइनस किया जाता है और नॉर्मल गेन को प्लस किया जाता है, ये दोनों ही बातें लिख लो। फटाफट से लिखो अपने रजिस्टर के टॉप पर, जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं वहां पर लिखो बड़ा बड़ा, डेप्रिसिएशन के आगे एरो बनाकर लिखो, और वहां पर लिखो नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस के आगे लिखना माइनस, और हाथों हाथ ये भी लिख लो नॉर्मल गेन, और नॉर्मल गेन के आगे लिखना प्लस। एबनॉर्मल तुम्हें मालूम ही है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में उल्टा होता है ना। वहां पर एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ टोटल कर दो इन प्रॉफिट्स के, क्योंकि भाई एवरेज निकालनी है हमें, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है ना। इन सब का टोटल कर दो। ध्यान रखना मैंने ऊपर के एक दो रब कर दिए हैं, एक दो क्या सिर्फ एक ही रब करा है 90,000 वाला, ये लो मैंने लिख दिया। ध्यान रखना 90,000 लॉस था, ध्यान से ऐड करो, ऐड करके मुझे बताना कितना आएगा। फटाफट से ऐड करो, सभी को करनी है कैलकुलेशन। 1,10,000, 1,70,000, 1,50,000 और 1,60,000, इन चारों को ऐड करो और 90,000 माइनस करो। सब कुछ करने के बाद तुम लोगों का 5 लाख आना चाहिए, 5 lakhs। अगर 5 लाख आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो दोबारा से कैलकुलेशन करके देखो। खैर अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा पहले। अब तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया है। अब लिखो एवरेज प्रॉफिट। हाँ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, टोटल प्रॉफिट ऊपर, नीचे आते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, नीचे आते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान से करना भाई। हाँ टोटल प्रॉफिट कितना आया था अभी 5 लाख, और 5 साल की एवरेज निकालनी थी, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख का। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल आया 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ चुका है 1 लाख का, ठीक है। अब लिखो गुडविल। हाँ गुडविल का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं ईयर्स परचेज से। तो देखो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, और ईयर परचेज क्वेश्चन ने दे रखी थी 3 साल की, मतलब कि गुडविल आ गई 3 लाख।
एक बार चेक कर लेना, गुडविल 3 लाख की ही आनी चाहिए।